Hello students, so let's start today's lecture. Today we will start with topic national income. National income is one of the interesting topic from the macroeconomics because nation की income आज तक आज आप अभी तक सुनते आए थे कि नेशनल इनकम मतलब ये नेशन की इनकम, नेशन कमाता है क्या हमारा। एक सिंपल टर्म में इधर उधर घुमा फिरा के नहीं बोलता हूँ, नेशन कमाता है नहीं है, नेशन में जो रहने वाले लोग हैं वो कमाते हैं, उन सब की इनकम को टोटल किया जाए तो बन जाती है नेशनल इनकम। ये एकदम लेमन लैंग्वेज में है। क्या बोला मैंने? जिस नेशन में, फिर से वही एग्जांपल, यदि हम इंडिया में रह रहे हैं, ये हमारा नेशन है, हमारा प्यारा नेशन है, इसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितना वो कमाएंगे उन सब की इनकम को टोटल कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम। अब इसी तरह से ये तो सिंपल टर्म्स में है, अपन पहले चालू करते हैं। यदि यही टॉपिक हमारा इंडिविजुअल इनकम होता, इंडिविजुअल इनकम मतलब सर माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, ध्यान आ रहा हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन क्या था? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल। तो यही चीज यदि इंडिविजुअल में होती, और वो कौन है इंडिविजुअल? मैं यानी मैं यानी सजन केशरी। ओके, सो सजन सर की इनकम को कैलकुलेट करना चालू करते हैं। मजा नहीं आया इसमें, थोड़ा सा इसको। सजन सर की इनकम अब स्टूडेंट घर में बैठ के या सामने आके कैसे कैलकुलेट करते हैं? दो तरीके तो आपको अपफ्रंट बता देता हूं। एक तो सर के एक्सपेंसेस को देख के, एक्सपेंसेस को देख के लोग सर की इनकम को डिसाइड करते हैं। सर वॉच है, आईफोन है, फ्लैट है, कार है, फार्म हाउस है, प्राइवेट, थोड़ा इसको प्राइवेट जेट, जेट का क्या करेंगे, प्राइवेट प्लेन है। ओके, फिर कुछ काफी बैंक्स को मैंने प्रॉपर्टी लेट आउट करके रखी, आपको पता नहीं है तो लेट आउट के प्रॉपर्टी, सॉरी, नहीं नहीं, ये फार्म हाउस है। और क्या रहेगा मेरे पास? और साथ में मेरे पास कौन है? माँ। मेरे पास क्या है? साथ में मेरे पास माँ भी है। सो ये मेरी एक्सपेंसेस को देख के, अभी मजाक खत्म करते हैं। देखो एक्सपेंसेस को देखते हुए हम, आप देखते हो सर क्या वॉच पहनी है, आईफोन इतना, फ्लैट भी है, फ्लैट एक नहीं है, चार चार फ्लैट है, हाँ वो भी 3 3 BHK के। कार है, वो भी एक नहीं है, 3 3 कार है, दो है, अच्छा भूल गया था, दो कार है, ज्यादा नहीं फेंकते। सो उसके बाद ये क्या था, भूल गया, है नहीं ना इसलिए याद नहीं रहता है, क्या लिखा था ये? फार्म हाउस, फार्म हाउस है। नहीं, फार्म हाउस एक ही रखते हैं, एक ही रखते हैं, ज्यादा हो जाएगा। प्राइवेट प्लेन है। ये सारे एक्सपेंसेस को देखते हुए बोलते हो सर बड़ा छाप रहे हो, ठीक है। सो एक हम इंडिविजुअल की इनकम को देखते हुए हमने देखा कि लोगों के खर्चे को देखते हुए, लोगों को नहीं, सजन सर के खर्चों को देखते हुए आपने डिसाइड किया, सर देखो आज भी नई शर्ट पहन के आ गया और नीचे वाली जीन्स नहीं दिख रही है लेकिन वो भी नई है, और स्पेक्स तो पूछो ही मत, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड का पहनते हो सर। सो आपके एक्सपेंसेस को देखते हुए डिसाइड कर दिया गया कि आपकी इनकम कितनी है। यू आर डूइंग द सेम थिंग, राइट? अब दूसरा एक तरीका होता है इनकम। अब मेरे सारे स्टूडेंट्स क्या है, काफी मेरे से क्लोज हैं, तो उनको पता है सर जो ये 4 फ्लैट थे ना, उसमें से आपने 3 फ्लैट को क्या किया है, लिखते भी नहीं आता देखो, फ्लैट 3 फ्लैट को रेंट आउट किया हुआ है। देखो ये भी रेंट भी नहीं आता है ना। सो आपने 3 फ्लैट को रेंट आउट किया हुआ है, ओके, उससे रेंट आ रही है। और क्या आ रहा है, कहां से पैसा? सर क्लास की स्ट्रेंथ तो बड़ा अच्छा, मतलब क्लास से भी एक अच्छा छाप रहे हो, इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स, साथ में 11th की भी इकोनॉमिक्स, फिर सीए फाउंडेशन, मतलब और गेस्ट लेक्चर तो पूछो ही नहीं, तो कहीं भी जाके कुछ भी छाप रहे हो आप। और आपने देखा सर इतना तो कम से कम वहां से मिलता होगा, क्लास में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय सर 10,000 फीस रखी है, ये इतना कैलकुलेशन आपके कैलकुलेटर में तो चलता ही है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, जब देखो सर शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लिए, सर की इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सर एफडी भी करके रखे होंगे, सर ने लैंड में भी इतना, लैंड को भी कुछ जगह लैंड है तो उससे लेट आउट करके रखा हुआ है, लैंड में उनके कुछ चल रहा है काम।
सो सर के जहां जहां से सर 3 फ्लैट है, सो एटलीस्ट 25 to 30,000 रुपीज आपके 3 BHK वालों फ्लैट से तो मिलता होगा, राइट? इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा आप अर्न करते होगे। क्लास की फीस तो हमको पता ही है सर, हमने भी पे की है। ओके, सो और ये क्या था जीएल? गेस्ट लेक्चर। ठीक है ना? तो भावना को समझ रहे हैं ना? और लैंड को भी लेट आउट करवा दिया। सो आपने सब, आप मेरे पर्सनल हो और सभी मेरी कहाँ कहाँ से इनकम आती है आपको पता है। आपने उन सारी इनकम को टोटल करते हुए आपने डिसाइड कर लिया कि सजन सर की कितनी इनकम होगी। सो एक तरीका कौन सा बताया मैंने आपको? एक्सपेंसेस को देखते हुए हम इनकम डिसाइड कर लेते हैं। दूसरा हमने देखा, इनकम को देखते हुए हम किसी के भी इनकम किसी की इनकम को डिसाइड कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम है, उनकी एग्रीकल्चर लैंड है एंड ऑल, इतना पैसा आता होगा। बिल्कुल, नेशनल इनकम के ये मैंने आपको 2 मेथड सिखा दिए। नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। वन इज द एक्सपेंस मेथड, दूसरा है आपकी इनकम मेथड और तीसरा है आउटपुट मेथड। वो भी अपन सीखेंगे। जो एक सर की फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी तो उस टाइप से अपन बात कर लेंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, चलो ठीक है। लेकिन आपको ये समझ में आ गया क्या कि हम एक एक्सपेंस मेथड होता है फॉलो करते हैं और दूसरा होता है एक इनकम मेथड। ये 2 मेथड आपको क्लियर हो गए। अब हम जाते हैं, अब ये एक्सपेंस मेथड इनकम मेथड हर ऑथर आए जो भी हमारे कौन थे आपके, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की डिफिनीशंस लिख के गई, अपना अपना उन्होंने, इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने अपना अपना थॉट्स लिख दिया। ये हुई किसकी बात? कुछ लोग इसको गलत नजरियों से ना देख लें उसके लिए, ठीक है? ये इसको बोला जाता है इंडिविजुअल इनकम। कोई डाउट इसमें? इसी तरह किसकी इनकम काउंट की जाएगी? नेशनल इनकम। एक एक्सपेंस मेथड लेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, उन सबको काउंट कर लेंगे, या तो दूसरा इनकम मेथड, उन सारी इनकम्स को ऐड कर लेंगे, एंड तीसरा आउटपुट मेथड। आई थिंक कि एज यूजुअल मैं जैसे भी आपको कहता हूँ कि चैप्टर के ओवरव्यू से ही आपको चैप्टर के अंदर का सारा कंटेंट बता चुका हूँ। इसके बाद चैप्टर को बस थ्योरेटिकल तरीके से या कि आप प्रैक्टिकल तरीके से जिस नजरिए से देखना है देख सकते हो। बाकी आपके चैप्टर के अंदर इसके अलावा ज्यादा कुछ कंटेंट रहने वाला नहीं है। अब मेन इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, इस लेक्चर में कही गई हुई ये सारी बातें काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। छोटी मोटी चीजें करेक्ट होंगी, अब क्या करें। चलो, नाउ कम टू द चार्ट। वेयर इज चार्ट? इज दैट इज अ चार्ट नंबर 7A। ये इस तरह का चार्ट नंबर 7A। अरे ये चार्ट है, हाँ, बाद में नहीं बोलना कि सर चार्ट पढ़ रहे हैं। 7A एंड 7B में हमने इसको कवर किया है। जैसे ही आप स्क्रीन में देख रहे हो कि एक लाइन में सबसे पहले नेशनल इनकम की डिफिनीशन दी हुई है अलग अलग ऑथर ने। सो डिफिनीशन के बाद मीनिंग है, कुछ फीचर्स है और मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम है। फर्स्ट इज द प्रोडक्ट या कि आउटपुट मेथड। सेकंड इज इनकम मेथड। इनकम मेथड, इनकम कैसे आती है लोगों को? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट अब आप अच्छे से समझ सकते हो क्या होता है फैक्टर कॉस्ट। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। फैक्टर कॉस्ट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बारे में बात किया गया रहेगा। एंड थर्ड जो रहेगा आपका रहेगा एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको बोलते हैं आउटले मेथड भी। ओके, जितना खर्च करेंगे। सो एक ये चार्ट है आपका और दूसरा चार्ट है आपका नेशनल इनकम का, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ द नेशनल इनकम की ये नेशनल की इनकम जो है एक दूसरे से कैसे फ्लो होती है, हाउस होल्ड टू प्राइवेट बिजनेस सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर टू हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड टू बिजनेस सेक्टर वंस अगेन। नेक्स्ट आपका इसमें आप पढ़ने वाले हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये काफी स्टूडेंट्स काफी डिफिकल्ट जाता है, डोंट वरी, एकदम फंडामेंटली इसको एकदम अपन कवर करेंगे। फिर डिफिकल्टीज, ये आप इसको मार्क करके रखिए, डिफिकल्टीज इन मेजरिंग थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल जिसको बोला जाता है, एंड प्रैक्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल। सो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में क्या डिफिकल्टीज आती है, ये एग्जाम का बहुत ही फेवरेट आंसर क्वेश्चन है। तो इसको जितने स्टार मार्क करना हो कर लीजिए, मतलब ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी है। इन दोनों में से एक। ऑल क्लियर? और दूसरा शायद तक वो पूछ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम में भी, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन आपके ये डिफिकल्टीज इन मेजरिंग द नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो,
मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख ही लें। आ जाइए। नेशनल इनकम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब जितना इंपॉर्टेंस मैं बताऊं शब्दों से मैं आपको नहीं बता सकता, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स अधूरी है। सो नेशनल इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कंटेंट तो आपके कहीं पास कुछ भी आ जाए तो एक इंट्रोडक्शन, एक डिफिनीशन चिपकाना हमारा फर्ज बनता है। उसके बाद हम डिफिकल्टीज लिखें या कि कोई तो मेथड लिखें। ओके, सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला क्या हो जाएगा, इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर। एक और मैं मोस्ट लगा रहा हूं। ओके, द नेशनल इकोनॉमी कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फर्म्स। तो मतलब नेशनल इकोनॉमी जो रहती है वो किससे बनी रहती है? फर्म्स, फैक्ट्री, शॉप्स, मार्केट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेरियस डिपार्टमेंट एंड देयर ऑफिसेज एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। कुछ क्लासेस भी रहती है उसके अंदर, तो सब कोई रहते हैं उसके अंदर। ओके, तो नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब नेशनल इनकम के अंदर क्या क्या कवर हो जाएगा? सभी टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी, समझदार को इशारे, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किसको बोलते हैं? जहां पास पैसों का लेन देन हो, पैसों के बारे में बात किया जाए। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट योर मॉम इज डूइंग एट योर होम इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाते इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक एक्टिविटी से आपको समझ में आ गया कि नेशनल इनकम कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ये शायद तक आपने अपने 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में शायद आपको याद हो। नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोडक्शन के लिए अपन को क्या क्या लगता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। हु आर दे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फिर उसके बाद उसी प्रोडक्शन जिसने किया है, दैट इज लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उन सबको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। व्हाट? लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को क्या? प्रॉफिट। हम इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर उसके बाद होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज किस चीज का होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है ना, पैसों के बदले एक्सचेंज किया जाएगा एंड लास्ट में उसको कंज्यूम करेगा। कौन कंज्यूम करेगा? कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। और कंजम्पशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये डिटरमाइन कहां से होता है? डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, और प्रोडक्शन डिटरमाइन करता है किस पे? डिमांड में। क्या बोल गए? कंजम्पशन, यदि पब्लिक का डिमांड होगा तो वो क्या बनाया जाएगा? उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। प्रोडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि उसका डिमांड है एंड ऑल। इस तरह का एक सर्कल है। बट is also an objective indicator of economic welfare of the economy in a country। कहीं पास भी आपको इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुबरिस्तान और कुछ भी ऐसा बोला गया है क्या? नहीं बोला गया। जिस देश, जिस जगह, जिस धरती पे इसके बारे में बातें चल रही हैं, उस जगह की ये क्या बन जाएगी? मीनिंग बन जाएगी। ओके, सो आप जाके पाकिस्तान या कि बांग्लादेश में भी आप लेक्चर लेना या श्रीलंका में भी चालू कर सकते हैं। सो बट इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर। यहां इंपॉर्टेंट क्या है? ये किसी भी देश की औकात देखने के लिए मापा जाता है। तो आप लोग को जिस लैंग्वेज में समझ में आए तो मैं वो बता रहा था। तो किसी देश की स्थिति या कि किसी देश की कंडीशन कैसी है, वो कहां से आइडेंटिफाई किया जाता है? उसकी नेशनल इनकम को देखते हुए। यदि पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम काउंट की जाती है, नेशनल इनकम डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन इज व्हाट? पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर है। किस चीज का इंडिकेटर है? इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। यदि लोग अच्छा कमा रहे हैं तो वहां के इकोनॉमिक वेलफेयर और वहां के कंट्री के लोग खुश हैं, जिंदगी के पूरे मजे लूट रहे हैं। ओके, सो इन इंडिया पहली बार इसके बारे में डिस्कशन हुआ था इंडिया में। एस्टेब्लिश्ड ऑफ द नेशनल इनकम कमिटी नोन एज एनआईसी इन 1949। ओके, marked the beginning of the government efforts for regular compilation of national income estimates। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके आइडेंटिफाई करती है। देखो, क्योंकि इंडिया के अंदर ट्रेंड था छुपाओ, हम छुपाना सीखे थे। अंग्रेजों से पैसे ना देना पड़े उनको, टैक्स इतना हैवी रहता है, वहां से इंडियन सीखे चोरी करना या छुपाना, कि अपने इनकम को अंडर एस्टिमेट या कि अंडर डिस्क्लोज्ड इनकम दिखा के प्रेजेंट करना। ओके,
कुछ ऐसी चीजें हिस्ट्री जाने देते हैं, आ जाओ वापस। मार्क द बिगनिंग ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स, गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिया, लोगों को अपॉइंट किया उस कमेटी में और बोला कि एक नेशनल इनकम का एस्टिमेट निकाला जाए। देखो परफेक्टली तो पॉसिबल नहीं, लेकिन एस्टिमेट निकाला जाए। एट प्रेजेंट सीएसओ, ये आप गूगल या कहीं पास भी आपके ना, ये टॉपिक का मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको, कोई भी आप एग्जाम देने जाओ, कोई भी आप एग्जाम देने जाओ, एक है सेंट्रल बैंक, दूसरा है आपका नेशनल इनकम। ये टॉपिक से क्वेश्चन ना है, कोई सा भी एग्जाम, इन द सेंस कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कितना भी कुछ भी सिलेबस हो, चाहे वो एमपीएससी, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं अगेन एंड अगेन वही आज फिर से छोटा सा रिपीट कर देता हूँ, आप एमपीएससी दे दो, यूपीएससी दे दो, आप सीए का एग्जाम दो, सीएस का दो, और भी नेट सेट और क्या रहता है, ऐसा कहीं नहीं होगा कि ये इकोनॉमिक्स, यही 12th की इकोनॉमिक्स, यस, यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कंपटीशन, नेशनल इनकम, सेंट्रल बैंक, बैंकिंग, सो यही सब चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं। सेम इकोनॉमिक्स, कुछ नहीं बदलने वाला है। हाँ, लेवल भी खास बढ़ेगा नहीं, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ओके, सो उसको इतने इंटरेस्ट से पढ़ो कि आपको वंस फॉर ऑल हो जाए। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कंपाइल करती है क्या एंड पब्लिश डेटा करती है किसके बारे में, नेशनल इनकम एंड अलाइड एग्रीगेट एवरी ईयर, मतलब कि और भी उससे एसोसिएटेड जो टोटल फिगर्स हैं वो हर साल पब्लिश करती है। तो आप उसकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये बनता है आपका आज का होमवर्क। सो आपको जाके देखना है कि एक्चुअली नेशनल इनकम कितना है, उसके बाद कितना उन्होंने क्या टोटल रिसेंटली और कब तक का कैसे कैसे पब्लिश किया हुआ है डेटा। नेक्स्ट आते हैं हमारी क्या है मीनिंग। मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी। अच्छा वो बता दिया इन्होंने, हमारी मॉडर्न इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, मनी इकोनॉमी है, एंड नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इंपॉर्टेंट है ये सब, थोड़ा थोड़ा बीच बीच की चीजें पढ़ना। मैं डायरेक्टली आने ही वाला हूँ हमारे डिफिनीशन, और ये जब चेहरे दिख रहे हैं आपको, इन्हीं यही है, यही है, गौर से देखिए इनको, जिनके कारण आपको तीन तीन डिफिनीशन पढ़नी पड़ रही है। ये देखो, ये देखो इन सब के चेहरों को ठीक से। ओके, चलो। द टोटल इनकम ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड एज, वाओ, तो हमको समझ में आ गया कि जो टोटल इनकम होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। इसको आउटपुट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला गया है, नेशनल इनकम। ओके, सो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस्ड होती है कंट्री के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको टोटल कर लिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नेशनल इनकम। ओके, डिफिनीशन ऑफ नेशनल इनकम, एनआईसी दैट इज नेशनल इनकम कमिटी ने अपना ज्ञान दिया है। कमिटी मतलब ज्ञान दिया, मतलब ऐसे मत देखो मेरे को, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, किसी को मैं सबको रिस्पेक्ट से देखता हूँ। मेरे इंट्रोडक्शन लेक्चर देखो, मैंने बहुत रिस्पेक्ट से सबसे बात की है। एसी पिगोक जी जो हैं आपके, एंड एक फिशर जी, फिशर जी को आपको पता है ना, ये वही है, ये वही है, ध्यान आ रहा है कौन है ये, जिन्होंने, नहीं वो फ्रिक्स थे जिन्होंने माइक्रो एंड मैक्रो में डिफर किया है, और ये क्या है, फिशर है, ये मछलियां ज्यादा पकड़ते होंगे इसलिए ऐसा हो रहा है। सो इन तीनों ने अपने अपने समझ के अकॉर्डिंगली एक एक कंसेप्ट को पकड़ के अपना अपना ज्ञान दे दिया है। सो ये हम पहले देखते हैं नेशनल इनकम कमेटी क्या बोलती है। नेशनल इनकम कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1949 जस्ट बाय प्रोफेसर पीसी Mahalanobis as a chairman, and Professor D.R. Gadgil and Dr. V.K.R.V. Rao as the member. So इनके नाम मेरे को नहीं लगता इतने इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछना नहीं चाहिए। स्टिल आप स्टूडेंट हो, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एनआईसी, अब आते हैं अकॉर्डिंग, इनकी आत्मगाथा कौन कौन है, किन्होंने ज्ञान दिया वो लिखा है। तो फिर अकॉर्डिंग टू एनआईसी कमिटी, a national income, national estimate measure the volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication. So यहीं पास सब इनकी राज छुपे हुए हैं। वो क्या बोल रहे हैं, ये किसके पॉइंट ऑफ से है, फिर से बताओ, कमोडिटी, सर्विसेज, जैसे गुड्स एंड सर्विस आते हैं, तो ये आउटपुट और प्रोडक्शन बेसिस के मेथड से नेशनल इनकम काउंट करने की बात करते हैं।
तो एक हर डेफिनेशन अलग अलग एंगल से लिखी गई है, तो आप ये मत बोलिएगा सर तीनों डेफिनेशन में अलग अलग कैसे कोई बोल सकता है। तो तीनों डेफिनेशन मैं इसीलिए मैंने सेपरेट करके अपने नोट्स में मैंने लिखवा दिया है कि किस इंटेंट से उसको बोला गया है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं कि नेशनल एस्टिमेट कैसे निकाला जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज को क्या बोलते हैं, गुड्स। वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टर्नड आउट मतलब प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड मतलब वो 1 ईयर ही होता है, पढ़ते आ रहे हो इतने टाइम से। काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन, मैंने एक इशारे भी किए थे कि कोई सेकंड हैंड कार को बाइंग एंड सेलिंग हो, उसको अपन काउंट नेशनल इनकम के टर्नओवर पे नहीं किया जाएगा। यदि उसको पूरा अपन किसमें पूरा उसको वेस्ट में ऐसा स्क्रैप कर देते हैं और उसको फिर से रीमैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा, फिर से फैक्ट्री में जाएगा और फिर से बनाया जाएगा, उसको अपन काउंट किया जाएगा। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को नहीं किया जाएगा। जैसे शेयर मार्केट के परचेस एंड सेल, नहीं तो हमारी नेशनल इनकम तो पूछो ही नहीं कहां चली जाए। ओके, तो शेयर मार्केट में मेरे शेयर्स आपके पास जाएंगे, आपके शेयर किसी और के पास जाएंगे, फिर किसी के और के शेयर किसी और के पास जाएंगे। तो इस तरह वो शेयर्स एक बार मार्केट में आया और एक दूसरे लोग खरीदते जा रहे हैं और उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और उसी का टर्नओवर हो रहा है, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। सो विदाउट डुप्लीकेशन वर्ड बस उसने बोला है, ये नहीं बोला यहां पास कि सेकंड हैंड गुड्स नहीं काउंट करना है, शेयर नहीं काउंट करना है। ये हम कहां पढ़ेंगे, चैप्टर के अंदर। सो मैं एक काम करता हूं, मैं आ जाता हूं, आपको इशारे मेरे समझ में आ गए कि मैंने अपने नोट्स में कैसे दिया हुआ है। सो फर्स्ट वाला जो है वो आउटपुट मेथड को बताना चाहता है। फर्स्ट इज आउटपुट आउटपुट मेथड से। सेकंड है रिसीट्स मेथड, या कि जिसको अपन बोल देंगे क्या, इनकम मेथड। एंड थर्ड जो रहेगा आपका कंजम्पशन एंड, जो कि आपका ये देख लीजिए आप, ऐसे मेरे को ना देखें, एक्सपेंडिचर या कि कंजम्पशन के बारे में बात किया है। ओके, सो नेशनल इनकम का वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज, तो उन्होंने शब्दों का बहुत ही अलग तरीके से थोड़ा यूज किया गया, जिसके कारण आपको मे बी कंफ्यूजन हो रहा है। सो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में जो प्रोड्यूस हो रही है विदाउट एनी डुप्लीकेशन, उसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। फिगो जी क्या बोलते हैं, receipt point of view, national dividend is a part of objective income of commodity including derived from abroad। नेशनल, मैं क्या है ना, कुछ मैंने मिस ना कर दिया हो, नहीं तो आप शक बदी निगाहों से देखोगे, इसलिए नेशनल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम of the commodity community including of course income derived from abroad which can be measured in money। so बोल रहा है देश के अंदर जो आपने कमाया हो, देश के बाहर जो कमाया हो, सो उन दोनों को इंक्लूड करने के बाद जो इनकम बनती है, जो इनकम पॉइंट ऑफ से मैं बता रहा हूं, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डेराइव फ्रॉम अब्रॉड। तो जितना भी इनकम पॉइंट ऑफ से, इनकम किसको बोलेंगे, आपकी इनकम कहाँ से होगी, सैलरी से होगी, या कि आपकी बिजनेस के प्रॉफिट से होगी, या कि आपने फ्लैट रेंट में दिया है तो रेंट से आएगा, आप मजदूर हो तो आपको वेजेस मिलेंगे। सो हर जगह क्या मिलने वाला है, डायरेक्टली आपको इनकम होगी, तो उन इनकम को काउंट करा जाएगा और क्या बना दिया जाएगा, आपकी नेशनल इनकम कंट्री के लिए काउंट करने के लिए बना दिया जाएगा। फिर सर जी क्या बोलते हैं, देखो कितने स्मार्ट है। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नेशनल डिविडेंड और इनकम consists solely of services as received by ultimate consumers। so कहीं पास ये कंजम्पशन और कंज्यूमर के पास आ गया, वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल और फ्रॉम देयर ह्यूमन इन्वायरमेंट। सो इतना घुमा फिरा के लिखने का अल्टीमेटली आपको इशारे समझ में आ गए ना कि आखिर ये क्या बोलना चाहते हैं। जो नेशनल डिविडेंड या नेशनल इनकम लिख ही दिया उन्होंने भी, जो डिविडेंड है उसी को बोल रहा है क्या, और इनकम। तो नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ सोनली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो जो कंज्यूमर्स को अल्टीमेट सर्विस मिल रही, सर्विस मतलब जो भी कुछ कंज्यूमर को मिल रहा है उसको कंज्यूमर कंजम्पशन बोलेंगे। मेरे को ये मिला, ये भी मेरे लिए सर्विस रिसीव्ड बाय, एक टाइप की सर्विस मिली मेरे को कि इससे मेरे को यूजफुलनेस हुआ है। वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल, या तो ये मटेरियल के थ्रू रिसीव हो, या कि
किसी फ्रॉम देयर ह्यूमन इन्वायरमेंट्स, मतलब कोई भी और सर्विसेज के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जाए। तो अल्टीमेटली यहाँ पास किसको फोकस किया गया है? एनीवन कैन टेल मी? the consumers is consumption here, yeah, there's income, and here is commodities, that is output. Got my point? अब आ जाओ, ये देखो यही चीज मैंने यहाँ पास लिखी हुई है, कंजम्पशन एंड रिसीप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कि जितना पैसा रिसीव हो रहा है हम उसको, और ये फर्स्ट वाला जो था आपका आउटपुट मेथड। ऑल क्लियर नाउ? मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे किसी भी बच्चे को सदमा ना लगे, नहीं तो ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक्स आते ही ऐसे हावले टाइप का करते हैं, मतलब कि क्या हो गया, नहीं सर हम फर्स्ट 5 चैप्टर में खुश हैं। तो हमको, मेरे को पता है, पिछले 25 सालों से मैं ये देखते आ रहा हूँ। सो एक और इनकम लिखी हुई है, मीनिंग लिखी हुई है, नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो एक ये सिंपल सी मीनिंग लिखी हुई है, तो एक ये भी देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं जब जब नेशनल इनकम काउंट किया जाता है तो उसमें फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर होता है इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है। क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। व्हाट डज इट मीन? क्योंकि इसको मैक्रो लेवल में ही एनालाइज किया जा रहा है, किसी की इंडिविजुअल इनकम के बारे में डिस्कस या डिस्क्लोज या किसकी इंडिविजुअल इनकम की स्टडी या कैलकुलेशन नहीं चल रही, यहाँ किसकी चल रही है? नेशनल इनकम की। दैट्स व्हाई इट्स ना मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। इस इट इज नोन एज फ्लो कंसेप्ट बिकॉज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसके अंदर रूटीन में लगा हुआ है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? फ्लो कंसेप्ट। इसके अंदर सिर्फ हम मॉनेटरी वैल्यू को ही काउंट करते हैं, कोई भी फ्री सर्विसेज या फ्री गुड्स या फ्री किसी भी चीज को हम काउंट नहीं करते हैं। इसमें जो मनी वैल्यू में डिनोट किया जा सकता है उसी बस को काउंट करते हैं, इसलिए मनी वैल्यू। एक ओवरव्यू देख लो फिर जाएंगे डिटेल में। वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ये बताना चाह रहा है, ये जैसे कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए एक कंपनी ने पता नहीं अलग से स्विचेस बनाए होंगे, एक ने इसका सोलर पैनल टाइप का छोटा सा कुछ बनाया, एक ने स्क्रीन बनाया होगा, एक ने प्लास्टिक का आउटर कवर बनाया होगा। तो हर किसी ने मैन्युफैक्चर अलग अलग पार्ट्स किया है। आप समझ पा रहे हो? जैसे कार मैन्युफैक्चर होती है तो कार मैन्युफैक्चर में भी क्या होता है, अब जैसे ये शर्ट मैंने पहनी है, देख रहे हो कितनी अच्छी शर्ट है, दिख नहीं पा रहा होगा शायद तक अच्छे से, लेकिन बढ़िया लगी। सो क्या बोल रहा था, ये शर्ट के लिए एक प्लेन पहले क्या बना होगा? पहले कॉटन हुआ होगा, तो किसी ने कॉटन प्रोड्यूस किया होगा, फिर उसके बाद उसका क्या हुआ होगा? थ्रेड में कन्वर्ट किया गया होगा, थ्रेड से उसको प्लेन क्लोथ में कन्वर्ट किया होगा, प्लेन क्लोथ के बाद उसको किसमें? प्रिंटेड क्लोथ में। ये सारी एक्टिविटी कोई भी जनरली एक इंसान नहीं करता है। एक का काम होता है कॉटन उसकी फार्मिंग करना, तो वो कॉटन की ही फार्मिंग करता है। मैंने जैसे आपको पूरा प्रोसेस बताया, इसमें क्या क्या हो जाएगा आपका? कॉटन मैन्युफैक्चरर अलग से कॉटन मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है फार्मिंग करके, उसका बिजनेस अलग है, उसने प्रोड्यूस किया, उसने भी पैसे कमाए। फिर उसके बाद उसके थ्रेड बने, थ्रेड बनाने वाले ने अलग अर्न किया, उसने अलग, उसकी यूनिट थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उसने अर्न किया। फिर उसके बाद उस थ्रेड को दूसरे किसी को बेच दिया, उस कंपनी ने उस थ्रेड से क्या बनाया होगा? प्लेन क्लोथ। मैं बता देता हूँ, मैं इचल करंजी की पूरी फैक्ट्रीज ऑलमोस्ट, और वहाँ एक टेक्सटाइल कॉलेज भी है, दोस्त हु आर अवेयर अबाउट दैट, टेक्सटाइल कॉलेज भी है, टेक्सटाइल कॉलेज एंड स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड करके है। ओके, सो मैंने पूरी उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कहाँ से कॉटन जीन्स के कपड़े कैसे बनते हैं, नॉर्मल शर्ट्स के कपड़े कैसे बनते हैं, हर चीज मैंने देख के आया हूँ। ओके, सो उसके बाद वो थ्रेड का क्या किया जाता है? थ्रेड को प्लेन थ्रेड को एक लाइन से लगाया जाता है। सिर्फ सोचो, एक का काम रहता है, थ्रेड को बहुत बड़ा बंडल रहता है, लाइन से लगाता है, और उसको ना एक राइस या जो भी केमिकल है उससे प्रोसेस किया जाता है, ताकि वो जो सॉफ्ट कॉटन है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, इतना टाइट हो जाए, इतना हार्ड हो जाए कि वो ब्रेक ना हो। उस छोटे छोटे एक एक धागे को ना फिर जो एक लाइन से लगाया गया है सिर्फ एक रोलर में, बड़े से रोलर में, उसको क्या किया जाता है? उसको भी बेचा जाता है रोलर टू रोलर। रोलर खरीद के टेक्सटाइल जो कपड़े प्लेन क्लोथ बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो एक एक थ्रेड, समझ लो एक बंडल यहाँ से लगी है तो यहाँ से आएगी, और एक बंडल यहाँ से लगी है तो यहाँ से आएगी। तो वो ऊपर नीचे होके जब जाके वो सब आपस में जब बनते हैं तब जाके एक प्लेन क्लोथ बनता है। ये एक का काम था। वो फिर क्या करता है, एक पीछे साइड मशीन में लगा रहता है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट निकलता है और वो रोल होते जाता है। तो एक प्लेन सिर्फ क्लोथ वो रोल होके गया।
फिर यहां से निकलने के बाद कपड़ा जिसको भी जिस पर्पस के लिए यूज करना है वो अपना जाके प्रिंटिंग करेगा, तो सिर्फ उसका काम रहेगा प्रिंटिंग करना। उस कपड़े में एक मैन्युफैक्चरर का काम रहता है सिर्फ प्रिंटिंग करना, तो वो प्रिंट कर रहा है। तो इस प्लेन पूरे क्लोथ में अच्छी बड़ी बहुत बड़ा रोल रहता है, ऑलमोस्ट 8 फीट या 7 फीट का, ऐसे बेंच के बराबर पूरा रोल रहता है, इससे थोड़ा सा बड़ा और पूरा रोल्ड रहता है। वो प्रिंटिंग होगा। प्रिंट के बाद क्या होगा, जिसको खरीदना होगा, ये शर्ट बनाना होगा, तो इस ये प्रिंटिंग मेरे को अच्छी लगी, तो वो उसने क्या किया होगा, इसके कट करके इसने एक ने शर्ट बनाया, एक ने शॉर्ट्स बनाए। तो जिसको जिस जिस पर्पस के लिए यूज करना है उसने वैसे वैसे उस प्रिंटिंग को यूज किया, और फिर ये उसने कट करके ये सब शर्ट्स वगैरह बनाए। तो हर किसी ने मैन्युफैक्चर अलग अलग लेवल में अपना अपना किया है, लेकिन बोल रहा है इन सब के या तो सिर्फ फाइनल गुड्स को काउंट करो, या तो सभी के इंडिविजुअल आउटपुट है उनको काउंट करो, फाइनल गुड्स को छोड़ दो। ठीक है, ये दो कंसेप्ट होते हैं। एक एक होता है वैल्यू एडेड अप्रोच, जो आपको साइड में दिख रहा है, बाद में इन डिटेल में भी आएंगे। वैल्यू ऐड होते गई, कॉटन, कॉटन टू थ्रेड, थ्रेड टू प्लेन क्लोथ टू प्रिंटिंग क्लोथ टू शर्ट, शर्ट टू रिटेल। सो हर जगह से जितना जितना एड ऑन होते जा रहा है उन सबका टोटल करो, नहीं तो क्या करो, फाइनल गुड्स अप्रोच रखो। एक काम करो, ये कॉटन वॉटन टाइम पास हटाओ, जो शर्ट बनी है ना उसका प्राइस काउंट कर लो, और क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आउटपुट। समझ में आ रहा है थोड़े बहुत इशारे? सो यहां पास इसीलिए लिखा है वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जनरली हमेशा हम क्या कंसीडर करेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर करना ज्यादा अच्छा रहता है और इजी रहता है। नेट एग्रीगेट वैल्यू, जब जब ये नेट एग्रीगेट आए, एग्रीगेट का मतलब कोई बता दो, टोटल, ओ माय गॉड, इस टोटल, ओके। सो नेट टोटल वैल्यू, तो नेट टोटल वैल्यू या नेट एग्रीगेट वैल्यू किसको बोला जा रहा है, लेस डेप्रिसिएशन कर दिया जाएगा, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेक्स्ट आता है, लास्ट में है WRT, मतलब क्या है, विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल ईयर, जो कि चालू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो होगा उसी को अपन काउंट करेंगे, उसके अंदर किसमें, नेशनल इनकम के अंदर। मैं सारे इंट्रोडक्शन फीचर्स बता रहा हूं, इनके अंदर हर किसी मेथड में भी यही चीज फॉलो होंगी। एंड लास्ट में आता है इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है, आप पूरे जिंदगी के मजे लूटने के लिए अब्रॉड जाते हो तो पैसे वहां दे के आते हो, ओके। और कुछ अब्रॉड से अपन ने क्या करते हैं कि वहां से कुछ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां से पैसे भी आते हैं। समझ में आ रहा, तो पैसे जाते भी हैं और आते भी हैं, तो उसका क्या लेना है हमको, सिर्फ नेट अमाउंट लेना है। जैसे हम कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको पैसे आएंगे, हमने यहाँ से गुड्स भेजा तो पैसे आएंगे, और वहां से जब गुड्स इंपोर्ट किया तो पैसे जाएंगे, तो उन दोनों का नेट अमाउंट पॉजिटिव हो निगेटिव हो अकॉर्डिंगली इसमें कंसिडर किया जाएगा। ऑल गुड। सो ये थे इनके फीचर्स, इनके चरित्र के बारे में तो नहीं बोलेंगे, इनके अंदर की ये क्वालिटीज अपन बोल सकते हैं, इनके अंदर ये सब चीजें मिलने वाली है। अब आता है आपका क्या, मेथड्स ऑफ मेजरिंग व्हाट, नेशनल इनकम। ये सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट इज द टोटल आउटपुट या प्रोडक्ट मेथड। आउटपुट मतलब जितना मैन्युफैक्चर किया, प्रोडक्ट मतलब जो फाइनल गुड्स बना, उसी को बोलते हैं अपन क्या, आउटपुट। और इकोनॉमी is divided into different sectors. Economy is divided into different sectors. Value of all final goods and services at market price by adding the value of each higher stage of production. So वो यही चीज बता रहे हैं नीचे, कि बोल रहे हैं कि इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ईच, हर स्टेज में जितना भी प्रोडक्शन में होता गया उन सबको ऐड करते हुए बनाएंगे, उसी को बोलते हैं अपन आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड। एक इसके अंदर होता है फाइनल गुड्स अप्रोच और दूसरा होता है वैल्यू एडेड अप्रोच। फाइनल गुड्स अप्रोच में वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शंस आर इग्नोर्ड। इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन, कॉटन, कॉटन से थ्रेड, थ्रेड से ध्यान आ रहा है, क्लोथ, क्लोथ से प्रिंट, प्रिंटिंग से शर्ट, ये सारे मीडिएटर गुड्स को हटा दिया जाएगा, ओनली फाइनल गुड्स एंड गुड्स को कंसीडर किया जाएगा। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर इग्नोर्ड। फिर से उसके नीचे लिखा हुआ है। वैल्यू एडेड अप्रोच में वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड। इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे जैसे हर स्टेज में जो चीजें इंक्लूड होती जाएंगी उनको अपन यहाँ पास कंसिडर करते जाएंगे।
इसके अंदर क्या आएगा, सम ऑफ वैल्यूज एडेड एट ऑल स्टेज, जिसको बोला जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इनपुट करते दिया जाएगा, तभी जाके तो क्या आएगा, एडिशन। समझो मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी, कॉटन खरीदा 10 रुपए में, और मैंने जो उससे थ्रेड बनाया वो कितने का था, 20 रुपए में। तो टोटल आउटपुट कितने का हुआ बताओ कोई, आउटपुट हुआ थ्रेड का 20 रुपीज का, एंड इनपुट मैंने कितने का दिया था, 10 रुपीज का। तो नेट एडिशन कितना हुआ, 10 रुपीज का। आपको चेंज करना है तो अपन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसको 10 रखते हैं और इसको 15 रखते हैं, तब आपको और समझ में आ रहा। अभी बताओ कितना एडिशनल हमने किया, 5 रुपीज। सो नेट एडिशन वैल्यू एडेड कितने का हुआ, हम बोलेंगे 5 का हुआ। कॉटन वाला कितना बोलेगा, वैल्यू एडिशन हुआ 10। आउटपुट जो थ्रेड बना रहा है वो क्या बोलेगा, कितना हमारा एडिशन हुआ, 5। गॉट माय पॉइंट। सो वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इनपुट, जितना आपने आउटपुट निकाला जितने वैल्यू का, उससे अपन इनपुट को लेस कर देंगे तो हमारा नेट एडिशन आ जाएगा। वही होता है वैल्यू एडेड अप्रोच। इसके अंदर क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, प्रिकॉशन ऑलमोस्ट सभी के सेम है। सबसे पहले मैं यहाँ इसी लेक्चर में, जो पहला लेक्चर भी देखेगा तो काफी कुछ आइडिया आ जाएगा, तो आगे की भी सब चीजें सेम रहेंगी, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैंने हिंट लिखा है, जैसे मैंने लिखा ना स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर ओनली कंसीडर्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम। तो एक बार थ्योरी से अपन बुक से पढ़ेंगे तो याद रहेगा। Self consumption by farmer on the estimated basis should be counted for the valuation of national income। सर इतना सारा कहाँ लिखा है, मेरे को याद नहीं है, मैं अपने से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, बुक में कुछ और ही लिखा होगा, मेरी भावना को समझो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंटेंट जरूर लिखा होगा। सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर्स, सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर्स। सो फार्मर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, अब बताओ किसी की गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कुछ ना कुछ गारमेंट्स खुद के लिए भी घर ले जाता होगा ना। अरे मैगी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो खुद के घर में मैगी थोड़ी ना मार्केट से खरीद के लेके जाएगा, बोलेगा चलो दे दो ये वाला खुला पैकेट दे दो। गॉट माय पॉइंट। सो इसी तरह कोई भी मैन्युफैक्चर, फार्मर्स भी कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत बार तो फार्मर्स क्या करते हैं कि जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं वही खा लेते हैं, बस उतने में ही खुश रहते हैं। सो बोल रहे हैं फार्मर्स ने जो प्रोड्यूस किया उसमें से फॉर एग्जांपल 100 क्विंटल उसने मार्केट में सेल किया है, उसमें से कुछ पार्ट तो उसने भी क्या किया होगा, क्या किया होगा, कंज्यूम किया होगा, तो उसको एस्टिमेटेड बेसिस में काउंट किया जाए। इसके ऊपर मैं एक फ्रेश लेक्चर लूंगा जिसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये कंसेप्ट समझ में आएगा उसको बहुत मजा आएगा। कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट जब जब निकालने को बोलेगा इस दुनिया में, तो मार्केट प्राइस से हम इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करेंगे और प्लस सब्सिडीज करेंगे। यू नीड नॉट टू वरी, पूरे एग्जांपल के साथ इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चाहूं तो मैं इसको ये बोल के, यही चीज लिखा है बुक में, बस ऐसे ही होता है, मार्केट प्राइस से हम इनडायरेक्ट टैक्स लेस करते हैं और सब्सिडीज ऐड करते हैं, रट लो। लेकिन मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि एक्चुअली इसका क्या होता क्या है, रोल क्या है। ओके। चेंजेस इन द क्लोजिंग स्टॉक प्राइस बिटवीन डिफरेंट ईयर टेकन इनटू अकाउंट। यदि किसी भी ईयर में, यदि आज हमने इसका देखा, मेरे पास 100 क्वांटिटी है और इसकी प्राइस अभी चाइना से इंपोर्ट को बैन कर दिया गया है, अब इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 100 थी लास्ट ईयर और इस साल 150 हो गई है, तो हम वो एडिशन को भी अकाउंट फॉर करेंगे। ओके। एक्सपोर्ट को प्लस करेंगे, जितना हमने एक्सपोर्ट किया मतलब हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हुआ हम उसको ऐड करेंगे, और जितना भी हमने इंपोर्ट किया उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, तब जाके तो हमारा एक्चुअल में नेशनल इनकम कैलकुलेट होना चाहिए। ओके। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड। सो दिस वे वी आर कवरिंग व्हाट, आउटपुट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। हम सिर्फ डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको, प्रिकॉशन तो ऑलमोस्ट सेम है, हम इस सेशन में अपन एक और डेफिनेशन इन दोनों की देख लेते हैं। इनकम मेथड या फैक्टर कॉस्ट मेथड। फैक्टर की जो कॉस्ट होती है, फैक्टर की क्या कॉस्ट होती है, कोई बताएगा फिर से? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वो कॉस्ट मेथड, वो फैक्टर की कॉस्ट मेथड। समझ पा रहे हो भावना को, लिखा हुआ है। सो फैक्टर कॉस्ट मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन, ओ माय गॉड, अब भी जस्ट मैं तो आपको कुछ बता के आया। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, उसमें से ये कौन सा पार्ट है, सेकंड वाला। जो डिस्ट्रीब्यूशन किसको होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कौन होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, समझ में आ गया ना आपको?
सो डिस्ट्रीब्यूशन साइड से बताया जा रहा है, जो मैं बता रहा था ना आपको 11th में आपने गलती की हो शायद तक, तो याद हो, नहीं याद है दोबारा पढ़ा दिया हूं, मेरे को मत बोलना सर ने उड़ा दिया, बोला 11th में पढ़ लेना, कुछ नहीं, सब पढ़ा दिया दोबारा मैंने आपको। इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय द सिटीजन्स आर एडेड, दैट इज इनकम दैट एक्रू टू ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एडेड टुगेदर, जो कि क्या हुआ, नेशनल इनकम बन गया। रेंट जिसको जिसको मिला उसको प्लस कर लो, वेजेस जिनको जिनको जो जो मिली है उनको ऐड कर लो, जिनको जिनको इंटरेस्ट मिला है वो ऐड करो, प्रॉफिट भी ऐड कर लो, मिक्स्ड इनकम भी ऐड करो कि कहां से की मिक्स्ड इनकम आ रही है, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मिक्स्ड इनकम के अंदर आप जो बोल रहे हैं, ये जो आपके दंड फंद की दुनिया वाली रहते हैं, कमीशन हो गया, और कुछ भी आपने एक्स्ट्रा किया, कुछ जो आपके रेगुलर इंटरवल में नहीं है, इंटरेस्ट हो गया, कौन वाला इंटरेस्ट आपके सेविंग से मिल रहा है, तो जितनी भी बाकी रेस्ट ऑफ द इनकम है, देखो सब कुछ रेंट वेजेस इंटरेस्ट और प्रॉफिट के अंदर कवर नहीं होता, ये आपको भी पता है। सो बचा हुआ क्या, जो मिक्स्ड इनकम है, डिविडेंड से आया है, डिविडेंड यहाँ कहाँ लिखा है, समझ में आ रहे हो, सो मिक्स्ड इनकम उसके अंदर हो जाएगा, और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कोई बता दो अभी, जितना आपने, हाँ जितना आपने पे किया है अब्रॉड में और जितना आपको रिसीव हुआ है, उसका नेट पॉजिटिव है या निगेटिव, अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस करना होगा। गॉट माई पॉइंट, है इजी। नेक्स्ट आता है, ये भी एक मजेदार चीजें हैं, और इसके ऊपर भी पूरा ज्ञान बांटा जा सकता है, और बांटेंगे भी बिल्कुल। एक्सपेंडिचर मेथड या आउटले मेथड, जितना भी कंज्यूमर कंट्री के अंदर का अपने पॉकेट से निकाल के खर्च करता है, उनकी टोटल लगा लो और क्या बन जाएगा, ये एक्सपेंडिचर मेथड्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द सोसाइटी इज एडेड, वही बोला था, एक्सपेंडिचर कौन इंकर्ड कर रहा है, सोसाइटी, सोसाइटी में कौन लोग रहते हैं, और आप और मेरे जैसे कुछ लोग रहते हैं, वो जितना भी खर्चा करेंगे सब टोटल कर लो, सब। National income can be arrived at by summing up the consumption expenditure, investment expenditure made by all individual and firms as well as government. So बोल रहा है, सिंपल टर्म्स में चाहूं तो समझा दूं, नहीं तो इसके ऊपर एक अच्छा खासा एक चैप्टर बनता था, जो कि हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, दैट इज कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। ओके, तब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिलीट हो गया तो भी, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, लेकिन इस लेक्चर में आप समझिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर आता है, नेक्स्ट आता है, जो आप खर्चा करते हो खुद के कंज्यूम करने के लिए, उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। इसमें भी एक इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर होता है, और कि वो सब चलो नहीं है आपके सिलेबस में तो नहीं पढ़ाएंगे, कुछ भी चलेगा, ठीक है। सो कंजम्पशन भी दो टाइप के होते हैं, आपको लेमन लैंग्वेज में समझ लीजिए। एक होता है, टर्म नहीं बोलूंगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक होता है कि इनकम, वो एक्सपेंडिचर आप करते हुए, जो कि रोटी कपड़ा मकान के लिए होता है, मतलब कि दो वक्त की रोटी कपड़ा पहनने के लिए और मकान में जितना लगता है, जो गरीब से गरीब इंसान भी है, इस सेंटेंस को अच्छे से बोलना चाहिए ना, तो ट्रोल ना हो जाऊं, आजकल तो बहुत ट्रेंड चलता है। सो तो कोई भी हो, आप हो या मैं हूं, उतना एक्सपेंडिचर तो फिक्स है, वो क्या है, फिक्स है। उसके बाद एक्चुअल में एक्सपेंडिचर, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, वैसे वैसे आपकी एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हैं। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दोनों चीजें आती हैं, एक होता है फिक्स्ड लेवल का, समझ में आ रहा है, वो कमाए, अच्छा जो कमाता नहीं है, क्या वो जो हैंडीकैप्ड है वो कमाता नहीं है, तो क्या वो रोटी नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा, खाएगा। तो उतना एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो होगा। हम बात कर रहे हैं पैसे कितने दिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं, यहां पास क्या चल रहा है बताओ, फिर से पैसे में आ गए आप, वापस आओ, कंजम्पशन मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, कितना उसने कंज्यूम किया, तो वो इतना तो कंज्यूम करने ही वाला है, नहीं तो जिंदा कैसे है, राइट। सो एक फिक्स्ड लेवल का कंजम्पशन रहेगा, और जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसका एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा, लेकिन ये फिक्स्ड कंजम्पशन, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑल इंडिविजुअल एंड फर्म्स, जो लोग इंडिविजुअल या कि फर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कि कहीं पास भी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, उनको अपन इसके अंदर एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी काफी डिटेल में है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स को भी इसके अंदर काउंट किया जाएगा, जो सेव करके वो इन्वेस्ट करते हैं। ओके, अरे देखो सिंपल सा है, समझो अपन नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं, मैंने कमाए 100 रुपए, मैंने 50 रुपए, मैं गवर्नमेंट तो हूं नहीं, मैंने 50 रुपए का क्या किया, कंजम्पशन कर लिया, अच्छा ऑड फिगर बोलते, 40 रुपीज का कंजम्पशन कर लिया, और 60 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक टाइप से आप ये देख पा रहे हो कि अल्टीमेटली जब हम नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं, तो मेरी 100 रुपए पूरी काउंट हो गई, जिसको जिसको समझ में आया हो।
मैंने 40 रुपीज का क्या कर लिया, कंजम्पशन कर लिया, और 60 रुपीज का मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। गवर्नमेंट को चाहिए था हमको नेशनल इनकम काउंट करना है, तो मेरा उसने क्या कर लिया, कंजम्पशन कितना खर्च किया वो काउंट कर लिया, और जितना मैंने सेव करके उसको इन्वेस्ट कर दिया उसको भी काउंट कर लिया, तो उसकी नेशनल इनकम बन गई ना। ठीक है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट में भी बहुत सारे टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ओके, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में ही जाएगा, लेकिन इस लेक्चर में गवर्नमेंट जितने भी एक्सपेंडिचर्स करती है, चाहे वो पुलिस हो, मिलिट्री हो, या कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्री हॉस्पिटल्स आपके लिए बनाती है, रोड बनाती है, और क्या बनाती है वो बेवकूफ बनाती है, क्या बोल रहे हो, ऐसा मैंने नहीं बोला है, और मोदी गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करती है, बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ। लेकिन गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, और क्या बनाती है वो, स्कूल्स बनाएगी, आपके लिए सुलभ शौचालय बनाएगी, तो मतलब जितने भी एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं वो सब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसको, अरे वो बनाती है ना, साथ में इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग प्लांट एंड ऑल, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाते हैं वो, सो हाईवे ब्रिजेस एंड ऑल सब बनाते हैं, ये सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर कवर होता है, और इन सबको भी नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाएगा। गॉट माय पॉइंट? x minus m plus r minus p. x minus m is the एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, जितना आपने एक्सपोर्ट किया है उससे इंपोर्ट कर लो और लेस कर लो, सो वो आ जाएगा। और r माइनस पी, जब तक आप इन सबको लिखा हुआ नहीं देखते हो ना, तो मेरे को ऐसे शक भरी निगाहों से देखते हो कि मतलब क्या कुछ भी मन में कुछ भी बोल देने का है आपको। हाँ, सो मैंने लिख दिया, इसीलिए कहाँ भाग गया, कहाँ चला गया ये, नहीं नहीं नहीं, कहाँ जाएगा आखिर भाग के, गिव मी अ सेकेंड। थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम। कहाँ है ये, कुछ भी बोलने का है। हाँ? सब ऐसे रंग बिरंगे चार्ट। कूटेंगे ला, हाँ, अरे ये कौन सा चैप्टर आ गया है, इंडेक्स, ओरे हो जाने दो लोड। ये देखो, C is a private consumption expenditure, जो प्राइवेटली कंज्यूम करते हैं। I is a domestic private investment जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में है। X माइनस M is stands for export माइनस इम्पोर्ट, वो लिखने का तरीका है, इनका शॉर्टकट फॉर्मूला है। X माइनस M इज द एक्सपोर्ट, और इम्पोर्ट को हम लेस कर देंगे, जैसे हमने एक्सपोर्ट किया 100 का और इम्पोर्ट किया सिर्फ 30 का, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना हो गया, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या बोल सकते हो कितना हो गया हमारा 70। आर माइनस पी भी समझने की कोशिश करिए यहीं पास। आर माइनस पी क्या है, रिसीट माइनस पेमेंट, नेट रिसीट, मतलब ये अब्रॉड की बात की जा रही है, वहां लोग देखो, हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे हमने सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया, तो इसलिए क्या होता है, जो यहाँ के लोग हैं यहाँ से क्या करते हैं, बहुत बार जाके अब्रॉड में सेटल्ड होते हैं, वहां जॉब करते हैं और वहां से पैसा सेंड करते हैं हमको, तो इसलिए बोला गया है वहां से आई हुई नेट रिसीट को भी हम इसके अंदर काउंट करने वाले हैं। सो नेट रिसीट्स क्या होती है, पेमेंट बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, जो पैसा फॉरेनर्स आए या कि जो भी बाहर से पैसा आया इंडिया के अंदर उसको बोलेंगे, और माइनस बाय इंडियंस इन अब्रॉड, जो आप लोग सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक वगैरह जाते हो ना, हम भावना को संभालो अपने, लेकिन ठीक है, समझ गया ना, जो पैसा यहाँ से जाता है उन दोनों को लेस करेंगे तो वही उसी को बोलते हैं, तो कम जाया करो ऐसी जगहों को, तो नेट रिसीट्स बोला जाता है। गॉट माय पॉइंट? सो गवर्नमेंट के बारे में भी लिखा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा हुआ है, क्या बोला है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, दैट इज जो फाइनल कंजम्पशन, ठीक है देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो कंजम्पशन टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, देखो गवर्नमेंट दो टाइप के एक्सपेंडिचर करती है, एक होता है कुछ तो बनाती है, कंस्ट्रक्ट करती है, कुछ मैन्युफैक्चर हो जाता है, ओके, सो उसको बोला जाता है एक टाइप का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रोड, रेलवेज, डैम्स। एक होता है कंजम्पशन टाइप का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस या कि जो भी मिलिट्री है, तो वो वहां कुछ जाके प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में ये लोग प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ऐसे नहीं किया जाता, ओके, सो वहां पास क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, जितनी भी उसकी सैलरी या जो भी वहां पर सर्विस वो दे रहा है वो कंज्यूम हो जाती है, तो दो टाइप के एक्सपेंडिचर है, उन दोनों को काउंट किया जाएगा इसी के अंदर।
गॉट माय पॉइंट। और आईटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एस क्या है, सब्सिडी से, जहां कहीं पर शॉर्टकट लिखा था इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सो एक बार फिर से आते हैं आपके c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। ये जिस स्पीड से मैंने बोला है आपको भी याद होने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में इसी के ऊपर पूरा डिटेल में आपका क्या है, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन जो फॉर्मूला है इसी को बेस रखते हुए आपके बुक्स में दिए गए हुए हैं। और कुछ मैं काफी अच्छे पॉइंट्स मैं यहाँ पास डिस्क्लोज करूंगा, वो सब आपके लिए कहते हैं ना कि ये देखा जाएगा क्या है, आई कुठे काय करते कि क्या हुआ आगे। हाँ, सो अगले एपिसोड में क्या रहेगा यहाँ पास कि इंडिया में कौन सी मेथड से फॉलो की जाती है। आपने तो 3 मेथड बता दी, इंडिया वाले मैं बता रहा हूँ जिसको सर्च करना यूनिक ही है। ठीक है, नहीं लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं था इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। क्या किया है इसको देखने के लिए देखिए नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और यूएस यूके मैं इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको कि एक्चुअली वहां पर कौन सी मेथड नेशनल इनकम काउंट करने के लिए की जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर अलग ही एक मेथड है, लेकिन यही कुछ लिखी हुई है। सो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।